हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न फ्रॉम होम। दिस इज़ निरंजन तिवारी। सो फ्रेंड्स, हम डिस्कस कर रहे थे मास्टर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में हमारा जो सब्जेक्ट कोड है वो है MPA 13। MPA 13 में हमने फर्स्ट चैप्टर सार्वजनिक प्रणाली प्रबंधन इसको पढ़ लिया था। आज हम सेकंड चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है सार्वजनिक प्रणाली प्रबंधन की विशेषताएं। फ्रेंड्स, जब मैं इस चैप्टर को बता रहा हूँ उससे पहले मैं एक चीज़ आपको बता दूँ कि अगर इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो पुराने चीज़ों से भी रिलेटेड हैं, पुराने टॉपिक्स से हैं, तो मैं ये उम्मीद करके इस चैप्टर को डिस्कस करूँगा कि आपको कुछ चीज़ें पहले से ही आती हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो इसका परिचय आप देख लीजिए। देखिए, सिंपल सी चीज़ है कि अगर हम लोक प्रशासन की बात करेंगे तो लोक प्रशासन का सबसे सिंपल और सबसे चर्चित जो सब्जेक्ट होता है वो है शासन। शासन ही सब कुछ वो करता है। तो लोक सेवा के क्षेत्र में बाजार की बढ़ती भूमिका के कारण यह स्थिति उत्पन्न हुई है। इसके परिणाम स्वरूप प्रशासनिक संस्थाओं के सुधार विशेष रूप से नौकरशाही में दिखा। लोक सेवा उपलब्ध कराने में गैर सरकारी संस्थाओं की भूमिका की सराहना की गई। विश्व विकास रिपोर्ट ने भी विकास के परिणाम देखिए, अब इस टोटल जो चैप्टर का परिचय है मैं आपको ऐसे अपने शब्दों में बता देता हूँ। इसमें सिंपल सा ये बताने की कोशिश किया गया है इस पूरे चैप्टर में कि किस तरह से लोक प्रशासन का जो प्रारंभिक या जो आप कह लो कि पुरानी जो सीक्वेंस थी, जो जिसको हम बेवेरियन मॉडल कहते हैं लोक प्रशासन का, उससे बदल कर या नौकरशाही सिद्धांत जो था पुराना, उससे बदल कर किस तरह से सार्वजनिक प्रणाली प्रबंधन की तरफ वो मूव किया। पहले जो चीज़ें थीं वो कहीं ना कहीं समाज की सेवा पर डिपेंड नहीं होती थी या प्रबंधन पे डिपेंड नहीं होती थी, वो केंद्रीकृत व्यवस्था थी। तो उस चीज़ से लेके जो पुरानी सोच थी उससे बदल के किस तरह से ये मॉडर्न ज़माने में आ गया है, मॉडर्न रूप ले लिया है, उसी के बारे में हम इसमें पूरे चैप्टर में डिस्कस करेंगे। आप यहाँ देखिए, लिखा हुआ है कि सार्वजनिक प्रणाली प्रबंधन की नई व्यवस्था में शासन पद्धति, अप्रत्यक्ष सरकार, प्रतिनिधियों द्वारा चलाई जाने वाली अन्य दलों की सरकार की ओर ध्यान दिलाने का प्रयास किया गया है। इस अध्याय के अंतर्गत सार्वजनिक प्रणाली प्रबंधन में पारंपरिक लोक प्रशासन के मॉडलों की प्रतिक्रिया एवं नौकरशाही के पारंपरिक ढांचे पर चर्चा की गई है। अब आइए हम ध्यान देते हैं पारंपरिक लोक प्रशासन मॉडल। अगर हम इसकी बात करेंगे, यही मैंने बात की थी फ्रेंड्स कि आपको थोड़ा बहुत इसके बारे में पता होगा, जिसको हम बेवेरियन या टेलरवाद भी कहते हैं, जो वुड्रो विल्सन, मैक्स वेबर, टेलर के वैज्ञानिक प्रबंधन विचार और संगठन के सिद्धांत से प्रभावित है। इस मॉडल के प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए मोहित भट्टाचार्य ने कुछ चीज़ें बताई थी, जैसे कि सार्वजनिक क्षेत्र के प्रबंधन का मूल सिद्धांत लोगों के हित में है। प्रशासन लिखित दस्तावेज पर आधारित है। जिनको मैक्स वेबर और वुड्रो विल्सन का लोक प्रशासन पता है वो आप आसानी से समझ जाएंगे कि इसमें क्या क्या कहा बोला जा रहा है, इसलिए मैं थोड़ा सा आगे बढ़ रहा हूँ। किसी कार्य को करने की व्यवस्था नियमों के अंतर्गत चलने वाले आधार पर होती है। सार्वजनिक संस्थाओं के कामकाज का उत्तरदायित्व प्रशासकों का है। राजनीतिक और प्रशासन अलग हैं और उनकी क्रियाएं भी अलग अलग होती हैं। प्रशासन राजनीतियों की पहल के पश्चात ही किसी कार्य को करता है। सदस्यों की व्यक्तिगत स्थिति से संगठन के स्रोत पूर्णतः अलग होते हैं। कार्यालय का प्रयोग कार्यालय के कार्यरत व्यक्ति के अपने निजी स्वार्थ के लिए नहीं कर सकते। वे नियम जो कार्य से संचालित करते हैं तकनीकी अथवा कानूनी हो सकते हैं। मतलब यहाँ पे हर चीज़ रूल्स एंड रेगुलेशन में बंधी होती दिखाई देती है और ये सिस्टमेटिक वे में काम करने के अप्रोच को ज़्यादा वरीयता देते हैं। यह मॉडल बेवेरियन नौकरशाही सिद्धांत पर आधारित है। यह मॉडल संरचना, देखिए ये वही चीज़ है, संरचना, कार्य विभाजन, शक्ति विभाजन, केंद्रीय सार्वजनिक व्यक्तिगत अंतरों पर बल देता है। बेवेरियन व्यवस्था ने प्रारंभ से ही लोक प्रशासन को प्राथमिकता दी है। फिर भी लोक नीति और सार्वजनिक प्रबंधन के संदर्भ में भी इस मॉडल की आलोचना की गई है, क्योंकि ये लोक प्रशासन को ज़्यादा मान्यता देता है। अब लोक प्रशासन को ज़्यादा आप मान्यता दे रहे हैं तो लोक प्रशासन की बहुत सारी कमियां हैं, ये सब आपको पता होंगी। इसी के आधार पे अगर हम सार्वजनिक प्रबंधन की बात करें तो सार्वजनिक प्रबंधन की जब हम बात करते हैं तो बेवेरियन की जो लोक प्रशासन की व्याख्या है उसे हम नकारते हैं और उसकी आलोचना करते हैं। अब आलोचना किन मुद्दों पर किया गया है? राज्यों की केंद्रित अवधारणाएं प्रशासनिक और राजनीतिक क्षेत्र के साथ नीति, अर्थ और समाज के संबंध के समझ के रूप में भी प्रमुख बल दिया है।
वह राजनीतिक संदर्भ जिससे लोक प्रशासन कार्य करता है, नीतियों की असफलता और नीति क्रियान्वयन पद्धतियाँ और उसके नतीजों का मेल मिलाप, नीति को मुहैया कराने और सूत्र धारण करने में संगठनात्मक और व्यक्तिगत व्यवस्था। अब यही देखिए कि लोक नीति और सार्वजनिक प्रबंधन के संदर्भ में इस मॉडल की आलोचना की गई। इस दृष्टिकोण में निम्नलिखित मुद्दों पर बल दिया गया है और ये सारी जो मुद्दे हैं इन पे अब फोकस करने की बात की जा रही है। हम आगे बढ़ेंगे तो वो बहुत क्लियर हो जाएगा कि ये क्या कहना चाहता है। देखिए यहाँ बता रहा है कि सार्वजनिक प्रबंधन प्रणाली के परिदृश्य को 9 पारंपरिक आर्थिक सिद्धांतों ने विस्तृत किया। विशेषकर सार्वजनिक क्षेत्र के विस्तार, ढांचे और उसकी भूमिका को लेकर विकसित देशों में इसकी आलोचना की गई। परिस्थितियों में हुई परिवर्तनों के मध्य नौकरशाही के माध्यम से पारंपरिक प्रशासन का मॉडल सुचारू रूप से लोक सेवा मुहैया कराने में असफल रहा। चूँकि समाज बदलता जा रहा था, समाज बदल रहा था तो लोगों की डिमांड भी बदल रही थी। अब यहाँ पे बात सिर्फ नौकरशाही की नहीं रह गई थी। नौकरशाही के वो जो पुराना डर रहा था कि रूल्स रेगुलेशंस चलना है, नियम कानून को ज़्यादा फॉलो करना, कागजी कार्रवाई पे ज़्यादा ध्यान देना, लाल फीताशाही को बढ़ावा देना, अब उससे हट के आपको सेवा देना है, लोगों को सेवा पहुंचानी है लोगों तक। तो उसके लिए आपको अपने पुरानी जो नौकरशाही व्यवस्था थी उसमें बदलाव लाने की ज़रूरत है। इसीलिए उसमें परिवर्तन की बात की गई है। अब देखिए वही हम देखेंगे कि लोक सेवा का बदलता स्वरूप। 1980 के दशक में 9 दक्षिणपंथी विचारकों और सिद्धांतवादियों ने सार्वजनिक सेवा मुहैया कराने में सरकार और प्रशासन की आलोचना की। आलोचना होनी ही थी क्योंकि आप जब बेवेरियन मॉडल के क्रिटिसिज्म को देखेंगे तो उसमें वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी जो यहाँ पर दी गई हैं या फिर जिनकी ज़रूरत है। उन्होंने राज्य और प्रशासन की भूमिका बढ़ाने की बाजार की विस्तृत भूमिका की वकालत की। उन्होंने बोला कि आपको प्रशासन की भूमिका नहीं बढ़ानी है, आपको बाजार की भूमिका बढ़ानी है, क्योंकि अब वो समय नहीं रह गया कि आप लोगों तक नियम कानून के हिसाब से ही चलिए, आपको थोड़ा सा उससे आगे भी बढ़ना पड़ेगा। प्रशासन एक जलती हुई प्लेटफॉर्म, उन्होंने कहा कि एक जलते हुए प्लेटफॉर्म पर है और व्यापार में जोर जबरदस्ती अपनाना स्वीकार नहीं है। आदेश की बजाय शासन को बाजारोन्मुख लक्ष्य अब विश्व परिदृश्य में आ चुका है। तो उन्होंने बोला कि अब आपको क्या करना है कि जो ये आप नियम और कानून मतलब नियम और कानून को सामने रख के जो उसके अंतर्गत सारे काम कर रहे हैं, अब आप उसको थोड़ा बहुत बाजार पर भी छोड़ देना चाहिए। सार्वजनिक व्यवस्था को अधिक उत्पादक व उपयोगी बनाने के साथ साथ स्रोतों की कमी वाले संसार में वैश्विक दबाव को सहन करने के लिए अनेक कोशिशें की गई, जैसे नौकरशाही विहीनता, विनिवेश न करना, छोटा आकार, बाजारीकरण, निजीकरण, बहुत सारी कोशिशें की गई थी। ये कोशिशें सार्वजनिक व्यवस्था की रूपरेखा, रणनीति, प्रवृत्ति में उल्लेखनीय परिवर्तन लाएगी। इस प्रकार सेवा की गुणवत्ता में सुधार लाने से निपुणता को बरकरार रखना और सार्वजनिक खर्च नियंत्रण करने में सहायता मिलेगी, जो सुधार प्रक्रिया के मुख्य मार्गदर्शक हैं। आज के युग में लोगों को सशक्त बनाना और उन्हें लोक सेवा और प्रबंधन के हिस्सेदार बनाना सार्वजनिक प्रणाली प्रबंधन का महत्वपूर्ण लक्ष्य है। तो जो लक्ष्य है वो आप देख लीजिए, पिछले चैप्टर में हमने बात कर रखी थी कि वो क्या है, कैसे है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ आप जाइए, उसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, और इसमें मैं आपको भी बता दूं कि जो मेन क्वेश्चन आता है वो यही आता है कि लोक प्रबंधन प्रणाली जो आप बात कर रहे हो उसमें और बेवेरियन मॉडल में क्या डिफरेंस है, उसके बारे में हम आगे चल के आसानी से बात करेंगे। देखिए, और लीच एंड फेनल ने वर्तमान कार्यक्षेत्र की 6 विशेषताओं की बात की थी कि ये 6 विशेषताएं हैं और इन्हीं के आधार पर हमें काम करना पड़ेगा। अधिकतर स्थायी काम, चपटा संगठनात्मक पदानुक्रम, उसके अलावा अस्थायी कर्मचारियों को अधिक मात्रा में कार्य करना, प्रभावपूर्ण संगठन, उप अनुबंध और बाह्य स्रोतों का बड़ा प्रयोग, पूर्व संघ से सौदेबाजी का वातावरण। परंपरागत लोक सेवा की महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि वह उद्योगों पर आधारित अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं से उत्पन्न हुई थी। इन परंपरागत लोक सेवा में जिन व्यक्तियों को सम्मिलित किया गया था वे सरकारी कर्मचारी थे और एक केंद्रीकृत पदानुक्रम आधारित नौकरशाही से पूर्व निर्धारित तरीके से रोजमर्रा के कार्यों में सम्मिलित थे। उनका कौशल पदानुक्रम में उनकी स्थिति तक सीमित था और वे अपने वरिष्ठों के प्रति वफादार थे। ये तो है कि पुराना जो नौकरशाही व्यवस्था थी वो कैसी थी। नई लोक सेवा की अनेक विशेषताएं हैं जो उद्योगों के पश्चात, और देखिए वही जो इसमें दिखाने की कोशिश की गई, सबसे बड़ा अंतर तो यही था कि जो पुरानी नौकरशाही व्यवस्था थी,
जो लोक प्रशासन था वो उद्योगों को चलाने के लिए बनाया गया था, ना कि सेवा क्षेत्र के लिए किया गया था। अब सेवा क्षेत्र के लिए जब किया जाएगा तो उसमें कुछ बदलाव किए जाएंगे और वही अनेक विशेषताएं नई लोक सेवा की विशेषताएं हैं, जो उद्योगों के बजाय सेवा क्षेत्रों पर आधारित अर्थव्यवस्था के लिए अधिक उपयुक्त है। लोगों के हित से संबंधित समस्त विषयों पर सहयोगात्मक रुख को अपनाया जा रहा है। पुरानी शैली से नई शैली में सेवा उपलब्ध करने में आए परिवर्तनों ने सामाजिक क्षेत्र की भूमिका में परिवर्तन किया। पदानुक्रम के बजाय नियंत्रण के बजाय सहयोग और कुशलता पर अधिक बल दिया। सार्वजनिक व्यवस्थाएं गुणवत्ता के प्रति सतर्क हो गईं। वे कठिन कार्य के आधार पर तकनीकी से परिणामोन्मुख होने पर बल देती थी। वे व्यवस्थाएं पारदर्शी होने के साथ साथ अपनी सीमा तक सीमित होती हैं। ये सारी चीज़ें आप प्लीज़ देख लीजिएगा, इसमें यही सारी चीज़ें हैं कि किस तरह से जो नई नौकरशाही है या नई लोक सेवा नीति है वो कैसे बदल रही है। सार्वजनिक प्रणाली प्रबंधक परिवर्तित संदर्भ पर निम्नलिखित प्राथमिकताओं को प्रस्तुत करता है। अब वो बताता है कि अगर बदलाव हो रहा है तो उसमें प्राथमिकताएं क्या क्या होंगी। सबसे पहला, उत्पाद और प्रभाव पर ध्यान केंद्रित करते हुए नतीजों के प्रति जवाबदेही निर्धारित करना, नीतियों को क्रियान्वयन से अलग करना, सेवान्मुख उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं को प्राथमिकता देना, बाजारीकरण पारंपरिक नौकरशाही ढांचे, सामान, साधन और प्रतिक्रिया को बाजार की रणनीतियों से परिवर्तित करना, विकेंद्रीकृत सेवा प्रदान, दायित्व, निम्न स्तर स्थानीय शासकों का हस्ताक्षर करना। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने बोला कि अब जो नई लोक सेवा प्रबंधन आ रहा है, प्रणाली प्रबंधन आ रहा है, उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें होंगी। अब प्रबंधन के सशक्त होने के बावजूद सार्वजनिक प्रणाली प्रबंधन अपने आप में विशेष स्थान रखता है। अब हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि ऐसी क्या चीज़ें हैं। इसको आप देख लीजिएगा, इसमें कुछ है नहीं, मेन है नौकरशाही व्यवस्था और सार्वजनिक प्रणाली प्रबंधन। वर्तमान में लोक सेवा की जरूरतों को पूरा करने में पारंपरिक लोक प्रशासन की अक्षमता ने नव लोक प्रबंधन को जन्म दिया और ये नागरिक केंद्रीय प्रशासनिक सुधार के रूप में विगत शताब्दियों के 8वें और 9वें दशक में विश्व के अनेक देशों में प्रकट हुए। आप इनको पढ़ लीजिएगा। पहले मार्ग में निम्नलिखित कार्य हैं। मांग और पूर्ति के नियमों के देखिए, अब एक बार मैं ऊपर पढ़ लूँ। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन ने जन सेवा मुहैया कराने में प्रबंधन को प्रस्तुत करने की वकालत की। उनका मानना है कि अधिकतर देश सार्वजनिक रूप से प्राप्त वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन और वस्तुओं को उपलब्ध कराने में 2 मार्गों पर चल रहे हैं। पहले मार्ग में क्या क्या है? मांग और पूर्ति के निर्णयों को एक साथ लाना, सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग, कर्मचारियों को फैसले लेने की प्रक्रिया और प्रबंधन में सम्मिलित करना, कठोर निष्पादन, उद्देश्यों को लागू करते समय प्रभावशाली प्रशासनिक नियंत्रण में लचीलापन, कर्मचारियों के विकास, शिक्षित कर्मचारियों की नियुक्ति, निष्पादन के लिए भुगतान कर मानव संसाधन के प्रबंध को या प्रभाव को अच्छा बनाना। इस मार्ग का उद्देश्य इस संगठन को प्रबंधित करना है। देखिए, 2 मार्ग जो बात की गई थे, एक था कि किस तरह से प्रबंधन को अच्छा बनाएंगे, दूसरा ये था कि व्यक्तिगत क्षेत्र में कैसे अच्छा प्रयोग करेंगे। तो पहला हमने देख लिया, यह संगठन के अंदरूनी क्रियाओं पर ध्यान दिलाती है, कर्मचारियों को मनोबल बढ़ाती है, कार्य का आकलन करता है। तो इसके आधार पर इसे पढ़ेंगे तो ज़्यादा समझ में आ जाएगा। दूसरा मार्ग जो है वो है कि व्यक्तिगत क्षेत्र में अच्छे प्रयोग करना है। एक कुशल, प्रतियोगी और खुले लोक अधिप्राप्ति व्यवस्था बढ़ावा दिया जाता है ताकि सार्वजनिक रूप से प्राप्त वस्तुओं सेवाओं का उत्पादन कर सके। अब इसमें देखिए क्या क्या है। खर्च करने की बजाय लागत कम करने पर बल, प्रशासनिक व्यवस्था के ढांचे के लिए पिरामिड व्यवस्था के बजाय लोगों के समूह का मॉडल, नीति से प्रबंधन पर जोर देना जिससे प्रशासन के कार्य की लागत के प्रति सावधान हो, सामूहिक उत्पादन व्यवस्था के बजाय व्यक्तिगत उत्पादन सुविधा पर बल, पूर्ण आधिपत्य के बजाय मालिकाना हक की आवश्यकता का निपुण प्रबंधन के रूप में होना, प्रक्रियान्मुख प्रशासन से उत्पादनमुख प्रशासन की ओर चलना। ये बहुत इजी है फ्रेंड्स, अगर एक बार अपने मन से आप पढ़ेंगे ध्यान से तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, इसलिए मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। अब जो मेन है वो है नौकरशाही व्यवस्था और सार्वजनिक प्रणाली प्रबंधन में डिफरेंस। फ्रेंड्स, मैं एग्ज़ाम दे रहा था तो क्वेश्चन डायरेक्ट यही पूछ लिया गया था, तो फ्रेंड्स आप भी देखो, ये जनरली ये पूछा जाता है, इसलिए इसको ध्यान से रखना। नौकरशाही व्यवस्था में सबसे पहले सार्वजनिक और व्यक्तिगत भिन्नता होती है और इसमें सहभागिता होती है। दूसरी तरफ संरचना की प्रमुखता होती है। नौकरशाही व्यवस्था में संरचना की भूमिका होती है जिस सिस्टम में दिया गया है, चाहे वो ऑर्डर का सीक्वेंस हो, चाहे वो हेरेडिटी हो,
जिसको हिंदी में आप बोल सकते हो वंशानुक्रम, लेकिन या पथलोपान प्रणाली, लेकिन सार्वजनिक प्रबंधन प्रणाली में जनोन्मुख होता है। संरचना को प्रमुखता नहीं दी जाती, लोगों की सेवा को ज़्यादा प्राथमिकता दी जाती है। अनामक नौकरशाही है यहाँ पे कि वो ज़्यादा उत्तरदायित्वपूर्ण नहीं होती, वो सिर्फ अपना काम करती है, चाहे उसके लिए कितना भी डिले क्यों ना हो जाए। लेकिन यहाँ उत्तरदायित्वपूर्ण नौकरशाही है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उसे क्या करना है क्या नहीं करना है। नेक्स्ट है कठोर अनुबंधित और पदानुक्रम प्रारूप। आपको पता ही है नौकरशाही में ऐसा होता है, लेकिन लोक सार्वजनिक प्रणाली प्रबंधन में संगठन की रूपरेखा और काम के प्रारूप में लोच। नौकरशाही व्यवस्था प्रक्रिया के प्रति जिम्मेदार होता है, ये परिणामों के प्रति जिम्मेदार होता है। नौकरशाही जो व्यवस्था है निर्णय लेने की प्रक्रिया में तार्किकता पर बल देता है, जबकि सार्वजनिक प्रणाली प्रबंधन निर्णय लेने की प्रक्रिया में सीमित तर्कों पर बल देता है। नौकरशाही प्रणाली अधिकारपूर्ण दृष्टिकोण रखता है, जबकि अधिकारपूर्ण दृष्टिकोण का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स कि जो जिसका नियम है, जो जिसके लिए बना है सिर्फ वही उसका निर्णय ले सकता है। ये जैसे कि ये प्रबंधन का अधिकार प्रबंधन लेवल पे है तो वो वही करेंगे, अपने सबऑर्डिनेट को उसमें शामिल नहीं करते। लेकिन सार्वजनिक प्रणाली प्रबंधन में ऐसा नहीं होता, सहभागितापूर्ण रवैया अपनाया जाता है। और नौकरशाही व्यवस्था में राजनीतिक और प्रशासनिक में अंतर होता है, लेकिन सार्वजनिक प्रणाली प्रबंधन में राजनीति और प्रशासन में एकजुटता होती है ताकि चीज़ों को आसानी से पूरा किया जा सके और समझाया जा सके। नौकरशाही व्यवस्था केंद्रीकृत रणनीति अपनाता है, लेकिन सार्वजनिक प्रणाली प्रबंधन जो है वो विकेंद्रीकृत रणनीति को अपनाता है। नौकरशाही व्यवस्था ढांचे और प्रक्रिया पर ध्यान देता है, जबकि सार्वजनिक प्रणाली प्रबंधन निष्पादन और परिणाम पर ध्यान देता है। नौकरशाही व्यवस्था लोक सेवा सरकार द्वारा किए जाने वाले विशेष कार्य हैं, जबकि सार्वजनिक प्रणाली प्रबंधन लोक सेवा गैर सरकारी संगठन और निजी उद्यमों द्वारा अपनाया जाता है। तो ये सारी चीज़ें इसमें शामिल होती हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको इसमें कोई भी पॉइंट नहीं समझ आया, मैंने आपको स्टार्टिंग बोला था कि मैं सिर्फ रीड कर जाऊंगा क्योंकि इसमें कुछ भी बहुत नया नहीं है। तो अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको वहाँ समझा दूंगा। यहाँ देखिए लिखा हुआ है, उपयुक्त सारणी से स्पष्ट है कि सरकारी कार्यों को करने में सार्वजनिक प्रणाली प्रबंधन पारंपरिक नौकरशाही व्यवस्था से कैसे विशिष्ट है। वर्तमान समय में लोक प्रशासनिक संरचना में जटिलता आ गई है। सार्वजनिक प्रणाली प्रबंधन को नागरिकों को सुदृढ़ लोक सेवा मुहैया कराने के लिए विस्तृत नेटवर्क के साथ कार्य करने की आवश्यकता है। वैसे भी भारत जैसे विकासशील देश में नागरिकों की आवश्यकताओं को समझने के लिए सार्वजनिक प्रणाली प्रबंधन जिम्मेदार है। अधिकतर विकासशील देशों में सार्वजनिक प्रणाली प्रबंधन प्रारंभिक दौर में है। देखिए, अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो क्या हो सकता है, पारंपरिक लोक सेवा में लोक सेवाओं के बदलते स्वरूप की चर्चा कीजिए। यहाँ जब बदलते स्वरूप की चर्चा की बात की गई है तो आप देखो, ये पहले जो लोक सेवा लोक प्रशासन बना था तो किसकी बात हो रही थी, वहाँ पे उद्योगों की वजह से ऐसा हो रहा था, चीज़ें बदल नहीं रही थी, लोग सिर्फ बाज़ार पर ध्यान दे रहे थे। अभी फ़िलहाल सेवा पर ध्यान दिया जा रहा है। यहाँ पे एज इट इज़ लिख दिया गया है जो आपने अभी पढ़ा होगा, पर ऐसा नहीं है। आप इसको एक बार देख लीजिएगा, आपको आसानी से सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। क्योंकि ये पूरा है नहीं इसलिए मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर बात आए कि किस तरह से बदलते स्वरूप की चर्चा कीजिए तो आप सारी चर्चा कर सकते हैं कि कैसे लोक प्रशासन का पुराना मॉडल कैसा था और उसमें क्या क्या बदलाव आ रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमारा चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। अगर आपको इसमें कुछ नहीं समझ में आ रहा है या चाहते हो कि मैं एलोबरेट करूं, क्योंकि आप मास्टर्स कर रहे हो तो मैं ये इतना उम्मीद करता हूँ कि आपको बेसिक चीज़ें बहुत पता होंगी, इसलिए मैं जल्दी जल्दी या बहुत रीड करके छोड़ दे रहा था। अगर फिर भी आपको नहीं समझ में आता है तो आप मुझे बताइए, मैं एक्सप्लेन कर दूँगा। थैंक यू सो मच। और पिछले चैप्टर का वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।